आज का हमारा टॉपिक है द सॉलिड स्टेट। यह सॉलिड स्टेट जो है यह केमिस्ट्री पार्ट 1 यह क्लास 12th का है, ठोस अवस्था। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि हम सॉलिड किसको कहते हैं। तो देखिए कि द सब्सटेंस इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर, वे पदार्थ जिसमें क्या होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो अवयवी कण है, जिन कणों से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना, यही है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहाँ पर देखिए तो द सब्सटेंसेज इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट का मतलब हो गया अत्यंत निकट, टू ईच अदर एक दूसरे के अत्यंत निकट होते हैं अवयवी कण, आर कॉल्ड सॉलिड्स। एग्जाम्पल के तौर पर डायमंड, ग्रेफाइट, स्टोन्स, प्लास्टिक्स इटीसी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट की विशेषता और गुणों को लिखें। तो देखिए द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज चाहे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट आर एज फॉलोज। पहला, दे हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड का मास भी डेफिनिट यानी द्रव्यमान भी उसका निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है और उसका आकृति निश्चित होता है। दूसरा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेज आर शॉर्ट, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो उसमें होता है छोटा होता है। अब इस चीज़ को समझते हैं, यह इसका मतलब क्या है, ऐसे समझिए। यहाँ पर देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पर देखिए तो यह पॉइंट जैसा दे देते हैं, बिंदु जैसा दे देते हैं, बहुत सारा बिंदु जैसा दे देते हैं। अब देखिए तो जो पहला वाला जो है ना आप देख रहे हैं उसमें अत्यधिक बिंदुएं हैं, ठीक है ना, दूसरा वाला में थोड़ा कम है, तीसरा वाला में सबसे कम है। तो जिसमें अत्यधिक बिंदुएं हैं उसमें क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को कहते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। यह बहुत कम होता है क्योंकि ठोस में जो है, सॉलिड में जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी निकट होते हैं, क्लोजेस्ट होते हैं, अत्यंत निकट होते हैं। इसलिए इसके बीच में जो जगह है, स्पेस है दो पार्टिकल्स के बीच में, इसमें दो पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है वो क्या है, बहुत ही छोटा है, बहुत कम है। इसलिए लिखा गया दूसरा पॉइंट में यहाँ पर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेज आर शॉर्ट। तीसरा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग। तो स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पर क्या है इंटरमोलिकुलर, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिसके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है बहुत ही छोटा है, इसका मतलब क्या, इस दो कणों के बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है, आकर्षण बल ज़्यादा लग रहा है। इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जिसको हम अंतरान्विक आकर्षण बल कर रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, प्रबल होते हैं। चौथा पॉइंट अब देखिए, तो चौथा पॉइंट में हम देखें तो देखिए क्या है कि देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या सब हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, हैव फिक्स्ड पोजीशंस एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस। इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, तो वो फिक्स होते हैं, लेकिन वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट जो है ना, उसके माध्य स्थिति के चारों तरफ जो है ना वो क्या कर सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं, दोलन कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको हम कहते हैं माध्य स्थिति, मीन पोजीशन। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो अपना जगह को छोड़ते नहीं, अपना पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, बस वो क्या करते हैं, थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इस तरह से वो वाइब्रेट करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, दोलन करते रहते हैं। यही फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की हम बात करें, इसमें देखिए कि दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। ये जो होते हैं सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, असंपीड, जिसे दबाया नहीं जा सकता, दबाने पर भी जो दबे नहीं, उसी को कहते हैं क्या, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, असंपीड एंड रिजिड। रिजिड का मतलब दृढ़। तो एक होता है हार्ड, एक होता है रिजिड। तो मैं एक चीज़ बताऊं, मिट्टी का एक ढेला, ठीक है ना, वह भी हार्ड है, ईंट भी, एक ईंट वह भी क्या है, हार्ड है। लेकिन जब दोनों पर हम चोट देंगे तो मिट्टी का ढेला जल्दी जो है ना भंगुर हो जाएगा, जल्दी बिखर जाएगा, चूर हो जाएगा, लेकिन ईंट जो है उतना जल्दी नहीं होगा। इसका मतलब मिट्टी के ढेला की तुलना में ईंट जो है वह क्या होता है, तो वह ज़्यादा रिजिड है। फिर उसके बाद से दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, एक ईंट और एक लोहे का टुकड़ा, ठीक है ना, अगर दोनों को चोट दिया जाए तो ईंट जल्दी टूट जाएगा, लोहे का टुकड़ा जल्दी नहीं टूटेगा। इसका मतलब लोहे का टुकड़ा जो है वो क्या है, ज़्यादा रिजिड है, ईंट जो है ना कम रिजिड है। तो ईंट और लोहे का टुकड़ा हार्ड है दोनों, लेकिन रिजिडिटी किस में ज़्यादा है, लोहे के टुकड़े में। तो इस एग्जाम्पल सब के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट है सॉलिड। तो देखिए सॉलिड, तो सॉलिड कितने टाइप के, तो देखिए पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। तो पहला क्या हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा क्या हो गया, एमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड देखिए तो इसके डेफिनेशन को यहाँ पर नीचे है, इसका डेफिनेशन यही लिखा हो गया कि द सॉलिड व्हिच आर मेड अप, वे ठोस जो बने होते हैं, व्हिच आर मेड अप मतलब बने होते हैं किसके, ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल्स,
लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब रवा, ढेला, चीनी का जो आप देखते हैं दाना, उसको आप क्रिस्टल कहिए। इसके बाद मिश्री के दाने को आप क्रिस्टल कहिए, ठीक है। इसी तरह से नमक का जो ढेला जो आता है, ठीक है ना, उसका जो छोटा छोटा जो वह दाना होता है, ठीक है ना, उसको क्रिस्टल कहिए। तो इस तरह से क्या है कि द सॉलिड्स विच आर मेड अप, वे सॉलिड जो बने होते हैं, किसके बने होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है ना, अत्यधिक संख्या में, अत्यधिक मात्रा में क्रिस्टल के, रवों के बने होते हैं। एंड दिज क्रिस्टल्स आर अरेंज्ड इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और ये क्रिस्टल अरेंज्ड होते हैं, व्यवस्थित होते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर में, वही क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस, ए का मतलब होता है नॉट, अब फॉर्मस का मतलब फॉर्म, जिसका कोई फॉर्म नहीं, जिसका कोई रूप नहीं होता, मतलब फिक्स रूप नहीं होता, ओरिजिनल रूप नहीं होता, वास्तविक रूप नहीं होता, शुद्ध रूप नहीं होता है, हम ये कह सकते हैं। शुद्धता की बात है, ठीक है ना। नो फॉर्म मतलब क्या? शुद्धता की बात है, शुद्ध फॉर्म नहीं, शुद्ध रूप नहीं होता। तो देखिए, द सॉलिड्स विच आर मेड अप ऑफ क्रिस्टल्स, वे सॉलिड जो बने होते हैं क्रिस्टल्स के, बट अरेंज्ड इन पीरियोडिक रेपिटेशन अप टू शॉर्ट रेंज, वो था लॉन्ग रेंज ऑर्डर में क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये है शॉर्ट रेंज ऑर्डर में। यह भी क्या है? एक सॉलिड है, लेकिन यह ट्रू सॉलिड नहीं है, यह जो फॉल्स सॉलिड है, स्यूडो सॉलिड है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो शॉर्ट रेंज में होता है, इसलिए इसको कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें देखिए तो क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl एंड क्वार्ज, ठीक है ना, क्वार्ज। दूसरा जो है एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, वो क्या है? ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, ये सब क्या है? तो एमॉर्फस सॉलिड है। तो देखिए, जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो NaCl का क्रिस्टल, नमक का क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, यह क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब यहाँ पर इसके एक प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना, आइसोट्रॉपी एंड एनिसोट्रॉपी, जो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का एक नेचर, एक प्रकृति हम कह सकते हैं, उसके अंतर्गत यह आता है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोट्रॉपी एंड एनिसोट्रॉपी। तो आइसोट्रॉपी हम किसको कहते हैं? तो देखिए, द नेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड का वह नेचर, वह प्रकृति, बाय वर्चू ऑफ विच, जिसके कारण फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस मतलब विद्युत प्रतिरोध, ठीक है ना, जिसका ये ऐसा यूनिट जो है ना ओम होता है। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको कहते हैं अपवर्तनांक, हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन द सेम क्रिस्टल। एक ही क्रिस्टल में डिफरेंट डायरेक्शन में जाए तो डिफरेंट वैल्यू हो, किसका? तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, जैसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। तो यह क्या है? एनिसोट्रॉपी। तो पहले हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? एनिसोट्रॉपी। यह किसका गुण है? यह है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो इसलिए लिखा गया द नेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेचर बाय वर्चू ऑफ विच, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू डिफरेंट हो डिफरेंट डायरेक्शंस में। अब यहाँ पर जब आप NCERT में पढ़ेंगे तो इस टाइप का देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। देखिए, इस चीज़ को समझने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, एक ही क्रिस्टल का ये बड़ा बड़ा पॉइंट दे दिया, यहाँ पर हम छोटा छोटा पॉइंट दे देते हैं। देखिए, यहाँ पर हम छोटा छोटा पॉइंट यहाँ पर दे देते हैं, छोटा छोटा पॉइंट दे देते हैं। अब यहाँ से हम एक लाइन खींचें, देखिए एक लाइन हम ऐसे खींचें तो इसमें क्या हो गया? इसके दोनों तरफ, ऊपर की तरफ हम क्या देख रहे हैं? पूरा का पूरा क्या है? तो बड़ा वाला पार्टिकल। इसके नीचे क्या दिख रहा है? सब छोटा वाला पार्टिकल। लेकिन हम ऐसे लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से डायगोनली, तो इसमें क्या दिख रहा है? दोनों तरफ बड़ा छोटा मिला करके दोनों तरफ है, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू हमें प्राप्त हो रहा है। ऊपर वाला देखिए तो लेफ्ट से राइट जो लाइन खींचे तो उसमें अलग कंडीशन था, टोटल बड़ा वाला ऊपर, टोटल छोटा वाला नीचे। लेकिन उसी में अगर हम डायगोनली जाएँ, डिफरेंट डायरेक्शन में जाएँ, एक डायरेक्शन तो लेफ्ट टू राइट हम चले गए, तो उसमें हम देख लिए क्या कंडीशन है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। और इसमें हम जाते हैं डायगोनली जो है नीचे से ऊपर की तरफ, तो इसमें देख रहे हैं क्या कि बड़ा छोटा करके जो है इस तरह से बड़ा छोटा करके यहाँ पर हमें दिख रहा है, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू किसका? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। ये फिजिकल प्रॉपर्टी किसके जैसा? तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जैसा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर ये प्रॉपर्टी होता है तो इसको कहते हैं एनिसोट्रॉपी। लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर भी वैल्यू सेम प्राप्त हो फिजिकल प्रॉपर्टी का, तो इसको कहते हैं आइसोट्रॉपी। इसलिए देखिए इसके नीचे जो है आइसोट्रॉपी
लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए आइसोट्रॉपी क्या, द नेचर ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड का नेचर, यानी कि एनिसोट्रॉपी हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेचर और आइसोट्रॉपी हो गया किसका, एमॉर्फस सॉलिड का नेचर। तो देखिए कि द नेचर ऑफ एमॉर्फस सॉलिड बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव सेम वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन द सेम क्रिस्टल, एक ही क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट डायरेक्शंस में जो ना सेम वैल्यू हो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, तो आइसोट्रॉपी, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू हो तो उसको कहते हैं एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए है और आइसोट्रॉपी कहाँ पर, एमॉर्फस सॉलिड, स्यूडो सॉलिड के अंतर्गत हो गया। अब जो है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं और यह क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए कि राइट द डिफरेंसेज बिटवीन, यहाँ पर देखिए VBI का हॉल क्यों है ये क्वेश्चन, कि राइट द डिफरेंसेज बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्या अंतर है। तो पहला देखिए एक तरफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को लिखा गया, दूसरी तरफ एमॉर्फस सॉलिड को, बीच में देखिए एक पार्टीशन किया गया है, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में देखिए पहला पॉइंट इसका, तो इसमें भी देखिए पहला पॉइंट इसका। तो इस तरह से अगर हम जो है देखते हैं तो देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या कि दे हैव डेफिनेट एंड रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो है उसका शेप जो है वह निश्चित होता है, रेगुलर का मतलब नियमित, जबकि एमॉर्फस सॉलिड की अगर हम देखें तो दे हैव इरेगुलर शेप, अनियमित आकृति इसकी होती है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो दे मेल्ट एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, ये जो है शार्प और कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर पर पिघलता है। जबकि इसके बारे में देखिए एमॉर्फस सॉलिड के बारे में कि दे ग्रेजुअली सॉफ्टन, वो धीरे धीरे सॉफ्ट होता है, मुलायम होते जाता है ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं उसी हिसाब से जो यह क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ये सॉफ्ट होता है। एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे लोहा अगर पिघलता है 1700 डिग्री सी पर, तो 1699 डिग्री सी तक वह सॉलिड ही दिखेगा, और जैसे ही 1700 डिग्री सी होगा वैसे अचानक पिघल जाएगा। इसको कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन पॉलीथीन की अगर बात करते हैं तो पॉलीथीन देखेंगे कि आग के जितना नज़दीक जाते जाता है वैसा ही उतना ही सॉफ्ट होते जाता है, यानी कि पहले वह मौलाने लगता है, यानी कि पिघलने लगता है, सिकुड़ने लगता है। इसी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कम था तो पहले सिकुड़ा थोड़ा सा, उसके बाद से क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर का जो है ना रेंज बढ़ता जाता है, यानी कि उस पॉलीथीन को हम आग के जितना नज़दीक लेते जाते हैं उतना ही वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है ज़्यादा और उसके बाद में जलता है। यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग उसमें एक्टिविटी दिखा, तो इसलिए इसको क्या लिखा गया कि जो यह जो सॉफ्ट होता है, दे ग्रेजुअली सॉफ्ट, वह धीरे धीरे सॉफ्ट होता है ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर के अलग अलग रेंज पर। तीसरा पॉइंट है दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, यह स्वभाव में एनिसोट्रॉपिक होता है। कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है एनिसोट्रॉपिक नेचर का होता है, जबकि एमॉर्फस जो होता है वो क्या होता है, आइसोट्रॉपिक नेचर का। चौथा पॉइंट देखिए दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ये तो डेफिनेशन में ही पढ़े। इसके बाद से पाँचवा में देखिए दे आर ट्रू सॉलिड्स, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो ट्रू सॉलिड होता है, शुद्ध यानी सत्य ठोस है, जबकि ये होता है स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि लिक्विड जैसे पानी को हम बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो यह बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ सॉलिड हो जाता है तो क्या सुपर कूल्ड लिक्विड है ना। उसी तरह से जो एमॉर्फस सॉलिड को कहा जाता है कि यह सुपर कूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड। इसके बाद से छठा पॉइंट देखिए दे हैव क्लीवेज प्रॉपर्टी, किसके पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास इसका प्रॉपर्टी जो होता है क्लीवेज प्रॉपर्टी इसके पास होता है, जबकि इसके पास क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं होता है। दे हैव नो क्लीवेज प्रॉपर्टी। अब क्या होता है क्लीवेज प्रॉपर्टी, उसी चीज़ को हम आगे देखते हैं। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है अब कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो ऐसे समझिए किसी सॉलिड को अगर शार्प एज्ड टूल से, तेज धार वाली अगर वस्तु से काटा जाए तो दो टुकड़ा में बंटेगा। ये जो नया सरफेस बना, दो टुकड़ा में कटा तो ये सरफेस और इधर का ये सरफेस अगर स्मूथ है, प्लेन है, एकदम चिकना है, तो इसको हम कहते हैं क्या कि यह क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो करता है। यानी कि किसी सॉलिड को शार्प एज्ड टूल से, यानी हम कह सकते हैं क्या कि तेज धार वाली वस्तु से काटा जाए तो नया जो सरफेस जनरेट हुआ है दोनों टुकड़ा में, ठीक है ना, वो अगर प्लेन एंड स्मूथ है तो इसको हम कहते हैं क्या, ये क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो करेगा। लेकिन अगर काटने पर उभर खाबर अगर शो करता है, उभर खाबर जो महसूस होता है उसका सतह, तो इसको कहते हैं कि यह क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। जैसे आप रबर को कितना भी तेज धार वाला चीज़ अगर जो काटेंगे तो उसका जो सरफेस है वो शार्प एज्ड नहीं होता, हल्का सा रुखरा दिखेगा। यह एमॉर्फस का जो गुण है और इसको हम कहते हैं कि इसके पास क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी
क्या है इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर जन भाषा में यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि व्हेन अ सॉलिड इज कट, जब सॉलिड को काटा जाता है विद अ शार्प एज्ड टूल, तेज धार वाली वस्तु से, देन तब दे स्प्लिट इनटू 2 पीसेज, तब ये 2 टुकड़ों में स्प्लिट हो जाता है, बंट जाता है। एंड इफ द न्यूली जनरेटेड सरफेसेज, और नया 2 टुकड़ा में हुआ तो उसका नया सरफेस जनरेट हुआ ना, नया सरफेस बना, नया सतह बना, ठीक है ना। अगर इसके बारे में कहा गया आर प्लेन एंड स्मूथ, यदि यह प्लेन और स्मूथ है, चिकना है, देन दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लीवेज प्रॉपर्टी, अदरवाइज नॉट। अगर ऐसा होता है कि प्लेन एंड स्मूथ उसका सतह जो बनता है तो यह कहते हैं कि यह क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो करता है, अन्यथा नहीं। अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो करता है, एमॉर्फस सॉलिड नहीं करता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और भी का होल क्यों है कि व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड एज अ सुपर कोल्ड लिक्विड। ग्लास जो है एमॉर्फस सॉलिड है, क्वार्ज जो था वो था क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड, लेकिन ग्लास जो है कांच वो क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है, और उसको कहा जाता है सुपर कोल्ड लिक्विड। क्यों कहा जाता है उस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है, पुराने जो मकान होते हैं, ठीक है ना, उसमें जो खिड़कियाँ बहुत पुराने ज़माने का, ठीक है ना, उसमें जो खिड़कियों में जो लगा हुआ शीशा है, अगर उसको देखेंगे तो उसके निचले सतह पर, ठीक है ना, निचले सिरे पर देखेंगे कि वो थोड़ा सा मोटा है, मोटा है, और साथ ही साथ वो उसमें क्या है कि मिल्की हो गया है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर का शीशा धीरे 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 धीरे, बहुत ही धीरे धीरे ही सही, ठीक है ना, बहुत वर्षों में ही सही, ऊपर का शीशा के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल धीरे धीरे नीचे की तरफ वह क्या है, फ्लो किया है, और इसके चलते नीचे का सतह उसका क्या हो गया है, मोटा हो गया है और मिल्की हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्लो कर सकता है, जिसके पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं उसका जो है टेंडेंसी किसके जैसा, लिक्विड के जैसा, ठीक है ना। चूंकि यहाँ पर वो बहुत धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, इसलिए इसको सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जा रहा है। तो देखिए यही बातें यहाँ पर लिखी गई है। इसका आंसर देखिए, ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड। ग्लास क्या है, एक एमॉर्फस सॉलिड है, लाइक लिक्विड्स, लिक्विड की तरह, एक द्रव की तरह यह क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो, और एमॉर्फस सॉलिड के पास क्या है, टेंडेंसी है फ्लो करने की, बहाव की प्रवृत्ति है। दो वेरी स्लोली मतलब क्या, यद्यपि यह बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है लेकिन फ्लो करता है। देयरफॉर ग्लास इज कंसीडर्ड एज अ सुपर कोल्ड लिक्विड, इसलिए ग्लास को क्या कहा गया, सुपर कोल्ड लिक्विड। मतलब ग्लास क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है, और चूँकि इसका जो टेंडेंसी है फ्लो करने की टेंडेंसी है, फ्लो करने की टेंडेंसी किसकी होती है, लिक्विड की होती है। चूँकि यहाँ पर फ्लो करने की टेंडेंसी बहुत धीमा है, वेरी स्लोली, ठीक है ना, इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जमा हुआ बहुत ही ठंडा पर अति शीतलित द्रव है यह, ठीक है। इसी के चलते यह इसमें फ्लो करने की टेंडेंसी तो है, बहुत धीरे धीरे है, तो इसलिए ग्लास को कहा गया कि सुपर कोल्ड लिक्विड है। तो फिर से इसको मैं दोहरा दूँ तो ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड, ग्लास क्या है, एक एमॉर्फस सॉलिड है। उसके बाद लाइक लिक्विड्स, द्रव की तरह, एमॉर्फस सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, एमॉर्फस सॉलिड का टेंडेंसी होता है फ्लो करने का, दो वेरी स्लोली, यद्यपि बहुत ही धीरे। देयरफॉर ग्लास इज कंसीडर्ड एज सुपर कोल्ड लिक्विड, इसलिए इसको सुपर कोल्ड लिक्विड कहा गया। अब चलते हैं नेक्स्ट कि व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। देखिए व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इसका आयतन निश्चित क्यों होता है, सॉलिड के आयतन निश्चित क्यों होते हैं। तो एक चीज़ समझिए कि सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, कुछ भी हो, बना तो होता है किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, अवयवी कणों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे देखिए तो यहाँ पर मैं इसको दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे जिन्हें पॉइंट्स दे रहा हूँ। पॉइंट्स कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो हो गया ये आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया। जहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हो, एक दूसरे के बहुत ही निकट हो, ठीक है ना, क्लोजेस्ट हो, तो वहाँ पर दो पार्टिकल्स के बीच जब इतना छोटा डिस्टेंस है, क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसके चलते वहाँ पर इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वह वेरी शॉर्ट है, बहुत छोटा है, जिसके चलते इस पार्टिकल्स को अब और नज़दीक आने का कोई रास्ता नहीं होता। यानी कि यह अपना जो है ना एक दूसरे में जो है मतलब कहने का मतलब खिसक नहीं सकता, दो के बीच में डिस्टेंस नहीं है, जिसके चलते यह फ्लो नहीं कर सकता है, और इसके वजह से जो जहाँ है वहीं पर रहता है, यानी इसका वॉल्यूम जो है फिक्स होता है, अपना वॉल्यूम यह चेंज नहीं करता है। तो इसके लिए दो चीज़ें हो गई, इंटरमोलिकुलर स्पेस शॉर्ट यानी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस शॉर्ट, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। इस चीज़ को देख लेते हैं यहाँ। देखिए इन सॉलिड्स, सॉलिड में बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रबल होते हैं। एंड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, और अंतरान्विक स्थान जो होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है आर शॉर्ट, ठीक है ना, बहुत ही छोटा होता है। रिजल्टली, परिणामतः, दे हैव नो टेंडेंसी टू फ्लो, जिसके चलते वह फ्लो नहीं कर सकता, उसके पास बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती। हेंस सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इसलिए सॉलिड के पास जो है उसका आयतन क्या होता है, डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। चलिए अब एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है इसमें,
देखिए यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन, यानी सारे डायरेक्शंस में सेम वैल्यू है। किसका? फिजिकल प्रॉपर्टी। कैसे पता चला फिजिकल प्रॉपर्टी? क्योंकि लिखा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस तो हम लोग आइसोट्रॉपी अनिसोट्रॉपी में पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड, किसी सॉलिड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, यह प्रेक्षित किया जाता है, देखा जाता है, हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में इसका सेम वैल्यू है। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड, इस सॉलिड के नेचर पर आप कमेंट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, और क्या यह क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो करता है? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले विभिन्न डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में सेम वैल्यू, तो आइसोट्रॉपी को शो करता है। आइसोट्रॉपी किसका नेचर है? एमॉर्फस का, और एमॉर्फस जो है वह क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो करता है। तो इस पर ध्यान रखा जाए, तो इसलिए इसका आंसर देखिए। तो यहाँ पर क्या है, सॉलिड के बारे में पूछा गया था किस नेचर का है, तो सॉलिड इज एमॉर्फस एंड इट वुड नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, और यह क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ लिखा हुआ है, पॉलीयूरेथेन, नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेल्लोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर ग्लास, कॉपर, ये सब। अब इसमें से कौन क्रिस्टलाइन कौन एमॉर्फस? तो पहले मैं बता दूँ, जितना भी प्लास्टिक, चाहे रबर, चाहे पॉलिएस्टर, ये सब जितना भी चीज़ है ये सब एमॉर्फस है। और जितने भी चीज़ जिसका केमिकल फार्मूला, जिसका क्या है मतलब पॉली नहीं, एक यूनिट होता है, यानी कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे नैप्थलीन का, नैप्थलीन जैसे देखिए एक बेंजीन हो गया, तो ये तो बेंजीन हो गया, लेकिन इसी तरह से इसी बेंजीन में एक और बेंजीन इस तरह से अटैच कर दिया जाए, इसी का नाम नैप्थलीन है। तो क्या हो गया, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद से जो हम बात कर रहे हैं बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड है क्या, तो इस चीज़ को समझिए। बेंजोइक एसिड क्या है, बेंजीन पर एक COOH लग जाता है, तो इसका भी फार्मूला और स्ट्रक्चर हो गया। तो देखिए तो COOH, ठीक है ना, इसका फार्मूला और क्या हो गया स्ट्रक्चर, COOH, यही बेंजोइक एसिड है, तो इसलिए यह भी क्रिस्टलाइन होगा। नैप्थलीन भी क्रिस्टलाइन, यह भी क्रिस्टलाइन। उसके बाद से नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 फार्मूला हो गया, इसलिए यह भी क्रिस्टलाइन है। उसके बाद से फिर कॉपर Cu, तो यह भी क्रिस्टलाइन है। बाद बाकी जो बचा क्या, पॉलीयूरेथेन, उसके बाद से टेफ्लॉन, इसके बाद सेल्लोफेन, सेल्लोफेन मतलब वही जो वो उजला वाला वाइट वाला जो टेप आता है, ठीक है ना, साटने के लिए, तो वो। इसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पाइप होता है, बिजली वाला पाइप होता है, चाहे पानी वाला जो पाइप होता है, PVC, ठीक है ना, ये सब। इसके बाद फाइबर ग्लास, ये सब जो है क्या है, एमॉर्फस सॉलिड के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये सब एमॉर्फस सॉलिड के अंतर्गत, तो ये सब हो गया। तो इस तरह से हमने अभी तक जो है ना क्या है, सॉलिड और इसके टाइप्स के बारे में समझा है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन को देखते हैं, जो आगे देखेंगे।